हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के गद्य खंड का 5वां चैप्टर चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके राइटर हैं विष्णु खरेदी, इस पूरे पाठ की समरी को समझने वाले हैं। अब हम पहले इस पाठ के परिचय को देखते हैं। यह पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता एवं निर्देशक, डायरेक्टर एंड एक्टर चार्ली चैपलिन की कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित करता है। यानी कि जो मूलभूत इनकी विशेषताएं हैं चार्ली चैपलिन की, उस चीज़ों पर ये फोकस करता है। करुणा और हास्य दोनों ही परस्पर विरोधी भाव हैं। यानी जहाँ पर करुणा में हंसी नहीं आ सकती और हास्य में करुणा का क्या काम हो सकता है। चार्ली चैपलिन की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि उन्होंने करुणा और हास्य के तत्वों को एक तालमेल बैठाया है, उसमें तालमेल स्थापित किया है। यह पाठ चार्ली के जादू का ही वर्णन करता है। जो विष्णु खरेदी लेखक हैं वह बताते हैं कि यह पाठ केवल उनकी विशेषताओं के लिए है, उनके इसी जादू के लिए बताया गया है। बताते हैं कि चार्ली का आकलन, चार्ली की जन्मशती मनाई गई। जन्मशती मतलब कि 100 बर्थ ऑफ सेंचुरी, मतलब जो बर्थ के 100 साल, जन्म के 100 साल मनाए गए। उसकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 साल हो गए थे। विकासशील संसार में यानी टेक्नोलॉजी के संसार में अब टेलीविज़न और वीडियो के कारण संसार में चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देख रहा था। उसकी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी हैं। रील्स यानी 30 सेकंड की वीडियो जो अभी भी वहाँ पर हैं, जो अभी तक दर्शकों को देखने को नहीं मिली है। इस आधार पर लेखक यह मत बनाता है कि आगे आने वाले 50 सालों में चार्ली के कार्यों का आकलन होता रहेगा। यानी कि लोग उसकी चर्चा को, चार्ली चैपलिन की चर्चा करते ही रहेंगे। चार्ली की फिल्मों का प्रभाव, अब चार्ली की फिल्मों का आधार भावना है, बुद्धि नहीं। यानी चार्ली चैपलिन है वह अपनी फिल्मों में भावनाओं से काम लेता है, बुद्धि से नहीं। इसका परिणाम यह रहा कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी उसकी फिल्मों में आनंद लेते हैं। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शक की भावनाओं को भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती हैं, जैसे कि मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रेवेंज सील, लास्ट ईयर इन मैरियार्ड आदि ऐसी फिल्में हैं। चार्ली ने फिल्म कला का सिद्धांत के शिकंजे से बाहर निकाला। यानी कि जो एक सिद्धांत होते हैं ना, प्रिंसिपल्स होते हैं कि इसके अंदर ही रह के काम करना है, चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को उस सिद्धांतों से बाहर निकाल दिया। दर्शकों के मध्य व्याप्त, यानी कि जो दर्शकों के बीच में था ना वर्ण व्यवस्था और मध्य व्याप्त, उन शब्द को समाप्त भी कर दिया। चैपलिन ने यह बता दिया कि गलतियाँ, कमियाँ, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं और सभी के जीवन में होती हैं। अब चार्ली का परिवेश बताते हुए लेखक लिखते हैं कि चार्ली की माँ परित्यागता थी, यानी कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। वह स्टेज की समान स्तर की अभिनेत्री थी। वह बाद में पागल भी हो गई थी। घर में भयंकर निर्धनता थी, गरीबी थी। धनपतियों जिनके पास खूब पैसा था, सामंतों, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति से चार्ली चैपलिन को केवल अनादर ही मिला था। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपने जीवन के मूल्यों में बदलाव नहीं किया। यानी जो उनका जीवन जैसा पहले था, जो वेश उन्होंने पहले माना था, वह वेश उनके करोड़पति हो गए थे, उसके बाद भी उसने अपना वेश नहीं छोड़ा था। नानी के खाना बदोश और पिता के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतू चरित्र बना दिया था। यानी खाना बदोश बंजारे, जो बंजारे यहाँ वहाँ रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। नानी ऐसी थी और पिताजी यहूदी थे। यानी कि आपको मालूम है कि जनवरी में यहूदियों के साथ क्या हुआ। उनकी इस कैरेक्टर ने चार्ली चैपलिन को घुमंतू चरित्र बना दिया। चार्ली ने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि बद्दू यानी खाना बदोश तथा आवारागर्द को ही प्रस्तुत किया। यानी आवारागर्दी करते हुए भी चार्ली चैपलिन अधिक फिल्मों में देखने को मिले। वह कभी मध्यवर्गीय यानी बुजुर्गा या फिर उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना सके। यानी उनने कभी भी बड़ा ज़्यादा रोल नहीं किया, वो अपना उस रोल को वो अपना ही नहीं सके, उन मूल्यों को वो कभी अपना नहीं सके। अब चार्ली की लोकप्रियता के बारे में लेखक लिखते हैं। फिल्म समीक्षक अथवा फिल्म कला के विद्वान यह अनुभव करते हैं, यानी जो बड़े बड़े फिल्म कलाकार हैं वह इस बात का अनुभव करते हैं कि चार्ली का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। चार्ली की कला सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यानी उनके कोई प्रिंसिपल नहीं है। चार्ली की कला के, आर्ट ऑफ चार्ली के कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि
जो चार्ली चैपलिन है वह उसी को सिद्धांतों को बनाते नजर आते हैं कि वह सिद्धांतों की गणना कर रहे हैं। देश काल की समीक्षाओं को लांघते हुए चार्ली चैपलिन सबको अपना लगता है। यानी कि जो देशों के अंदर होता है ना कि शाहरुख खान केवल इंडिया का है, अक्षय कुमार केवल इंडिया में रहेगा, पाकिस्तान में जाकर काम नहीं कर सकता है, सनी देओल था पाकिस्तान में जाकर काम नहीं कर सकते, चार्ली चैपलिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह हर देश के व्यक्ति को अपना लगता है। दर्शक उसके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को, यानी हर व्यक्ति को उसको लगता है कि जी हमारे किसी जान पहचान का है। हर व्यक्ति उसमें किसी न किसी को देखता है। भावनाओं को चुनने के 2 कारण। अब लेखक लिखते हैं, बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावनाओं को चुना। इसके 2 कारण थे। यह आपका मेन क्वेश्चन बन सकता है, इसको फोकस करना। एक बार जब वह बीमार हुआ तब उसकी माँ ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़कर उसको सुनाया, यानी पूरा जीवन उसको पढ़ के सुना दिया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। अब दूसरी घटना भी चार्ली को बहुत प्रभावित करती है। चार्ली के घर के पास एक कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर लाए जाते थे काटने के लिए। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार से जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे लोग। भागने वाले लोग कई बार फिसलकर सड़क पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगा लिया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह भेड़ भाग रही थी उसको समझ में आ गया था। तो अब चार्ली ने अनुमान तो लगा लिया कि उस भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभावना, यानी भविष्य में आने वाली फिल्में थी उस समय, अब उन्हीं का यही बन गया, बेस बन गया इसका, करुणा। अब भारतीय रस सिद्धांत के बारे में लेखक लिखते हैं, भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का संबंध भी रस से है। करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शोक रस, इस तरह के रसों से है भारतीय कला का संबंध। किंतु वहाँ करुणा हास्य में नहीं बदलती, यानी हास्य और करुणा दोनों ही विरोधी हैं। जीवन में हर्ष विषाद के अवसर पर हास्य व करुणा के भाव भेद समझ में आते हैं। यानी यहाँ पर हर्ष है वहाँ पर हास्य है, यहाँ पर विषाद है वहाँ पर करुणा है। हर्ष में करुणा नहीं होती और विषाद में हास्य नहीं होता, किंतु दोनों में निकटता नहीं दिखती, यानी अपना अपना अलग अलग है। हर्ष के साथ हास्य रहेगा, विषाद के साथ करुणा ही रहेगी। दूसरे भारतीय परंपराओं में हास्य को दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, यानी जो खुशी है, हास्य है, वह दूसरों को देखकर ही उत्पन्न होता है। अर्थात हास्य का अवलंबन कोई और होता है, यानी दूसरे को देखकर हंसी आती है, हम स्वयं नहीं। संस्कृत नाटकों में विदूषक यदा कदा अपने कारण दूसरों को हंसाता है, यानी जोकर्स होते हैं इसी प्रकार संस्कृत में कुछ नाटक होते हैं उसमें अपने आप को हंसाता है। किंतु करुणा एवं हास्य का सामंजस्य वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ही मतलब तालमेल नहीं बैठा पाए करुणा और हास्य की। अब चैपलिन का सौंदर्य शास्त्र, यानी चार्ली का जो चैपलिन शास्त्र उसके बारे में लेखक लिखते हैं कि चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, जाना नहीं जा सकता। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया कि चार्ली कब हंसी से निराट में बदल जाए और निराट से हंसी में। इस स्वीकार्यता ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित कर दिया, यानी कला है तो एक देश में बंद की नहीं रहेगा, एक जगह पे बंद की रहेगी, वह हर जगह जाएगी। इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया है, सार्वजनिकता को प्रमाणित किया है। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी। राज कपूर की जो फिल्म है आवारा, जो वसुधा दी ट्रम्प का एक फिल्म है, दी ट्रम्प, उसका शब्द अनुवाद है, यानी ट्रांसलेशन है, और चार्ली का भारतीयकरण, यानी चार्ली चैपलिन को भारतीय बदलना। इस फिल्म से स्वयं नाटकों के अपने ऊपर हंसने की परंपरा ने जन्म लिया कि जो नाटक होते हैं उसमें जो रियल हीरो होता है उस पर भी हंसने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर ऐसी फिल्में बनाई। फिर देवानंद ने 9, 2, 11, फंटूस, देवी तीन देवताओं ऐसी, शम्मी कपूर ने, अमिताभ बच्चन ने, श्रीदेवी ने चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते हुए दिखाई दिए।
आज जब कभी नायक भी झाड़ू से पिटाई होती है ना, तो सिर्फ चार्ली चैपलिन की ही याद आती है। अब चार्ली चैपलिन की जीवन की कुछ मुख्य विशेषताएं। फिल्मों की विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, यह आपके लिए मेन क्वेश्चन बन सकता है, फोकस कीजिएगा। फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम होता है क्योंकि भावनाओं का प्रयोग ज़्यादा होता है, पहली विशेषता। दूसरी, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक है। तीसरी, चार्ली में सार्वभौमिकता है, यानी सभी लोगों को चार्ली चैपलिन प्रिय है। वह सदैव चिर युवा दिखता है। वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता, यानी हर किसी संस्कृति वाले, हर परंपरा वाले लोगों को वह अपना ही लगता है, या फिर अपना चरित्र देखते हैं लोग उसमें, या किसी अपने परिचित का। चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है, यानी सबको लगता है कि चार्ली मेरे जैसा ही, इसलिए चैप्टर का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है, यानी वो सबके जैसा बनता है। भारत में चार्ली का महत्व क्यों है? अब इसका लेखक लिखते हैं कि एक होली के अपवाद यानी एक्सेप्शन को छोड़ दें तो भारत में कभी भी अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं है। स्वयं हास्यास्पद बनने की परंपरा कभी नहीं है। नागरिक लोग तो अपने ऊपर हंसने की सोच भी नहीं सकते, चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है। भारत में चार्ली के महत्व की सबसे मुख्य कारण यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है। वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर कभी भी हास्य का पात्र बन जाता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है और वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता है, यानी जब उसको मान लीजिए आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, वहाँ पर आपको अपमानित कर दिया जाए तो ऐसे क्षणों में लोग ज़मीन फटने की आशा रखते हैं, पर चार्ली चैपलिन को उन क्षणों में भी अपमानित किया जाए तो उसको अपमानित होना जानता है, वह कैसे उसको फील करना है। सूरवीर क्षणों में कैलब्य और पलायन की स्थिति आ जाती है, यानी वहाँ से भाग जाना पड़ता है, और पर चार्ली चैपलिन उसको भी बर्दाश्त करता है। उसके पात्र लाचार दिखते अंत में वही विजय बन जाता है, और इन सभी कारणों से भारत में चार्ली चैपलिन का महत्व बहुत है। फ्रेंड्स, यह थी इस पार्ट की समरी। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत सपोर्ट है, इसी सपोर्ट करते रहिए।